हेलो दोस्तों, आप सभी को जिम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लेकर आया हूं असहयोग आंदोलन और साथ में असहयोग आंदोलन के साथ बंगाल विभाजन में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं बंगाल विभाजन का ही बड़ा रूप था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और जो लाइक और कमेंट जो है वो मेरा क्लास समाप्त करने के पश्चात कीजिएगा आप लोग। तो समय ना गंवाते हुए अब हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसे जानते हैं असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान था, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था, छात्र संघ का भी बहुत बड़ा योगदान था, फिर मजदूर वर्ग का, उद्योग कर्मियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आज इतने सारे टॉपिक्स पर मैं डिस्कस ना करके मैं सिर्फ दो टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का क्या योगदान था और असहयोग आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो था, ये असहयोग आंदोलन से जाने से पहले मैं बंगाल की तरफ थोड़ा आपको मुड़ना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि आप जानते हैं बंगाल का विभाजन जो है आपका 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन के जो समय थे उसमें लॉर्ड कर्जन थे, हमारा भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल ने आम जनता का सबक ये बात को रखें कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा प्रांत है। ये प्रांत, अगर इस प्रांत को अगर देखा जाए तो इसमें प्रशासनिक गतिविधियों को अप्लाई करने में या लागू करने में अत्यंत असुविधा हो रहा है, इसलिए इस प्रांत को दो भागों में बांट दिया जाए। लेकिन वास्तव में ये नहीं था, ये भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने इस तरह का बातें को रखे थे। लेकिन वास्तव में ये था कि ब्रिटेन का सदन में ये आवाज उठा था कि अगर अंग्रेज चाहती है भारत पर ज्यादा दिन तक शासन करना तो सर्वप्रथम आपका जो बंगाल के या भारत के जो दो समुदाय है जो कि हिंदू और मुस्लिम है, इन एकता में फूट डालनी पड़ेगी, तब जाके ही ब्रिटिश क्या कर सकती है, ज्यादा दिन तक शासन कर सकती है। ठीक है, ये ब्रिटेन के सदन में उठा था। तो आप तो समझ रहे हैं कि मंशा क्या था और लोगों के सामने क्या बात रखा गया था। हालांकि इसमें देखिए, ये जितना भी बोले, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी थे बंगाल के, जो उन दिनों में जो बुद्धिजीवी थे, वो अंग्रेजों से शायद एक कदम आगे चलते थे। ठीक है, उनका वो समझ जाते थे, अंग्रेजों की मंशा को समझ गए थे। तो उन दिनों में देखिए, कृष्ण कुमार जो मित्र थे, जो कि आपका 1904 ईस्वी में अपनी संजीवनी पत्रिका के एक पत्रिका में इस छापे थे कि उनका हेडिंग था कि बंगाल का सर्वनाश। बंगाल का सर्वनाश बोले तो माने बंगाल किस तरह से सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखे थे। अब इससे क्या हुआ, इसमें आम जनता जो थी वो पूर्ण रूप से इनके बातों से समर्थ हो गई, है ना। आम जनता को समझ में आ गया कि अरविंदो घोष सही है और जो लिखा गया है वो सही बात है। अब इससे क्या होगा, आम जनता पूर्ण रूप से भड़कने लगी थी। लेकिन हालांकि जो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में ब्रिटिश हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर में लाठी चार्ज करके या प्रताड़ित कर बंगाल को डिवाइड कर देती है। लेकिन डिवाइड करने के पश्चात क्या होता है, अब सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, माने सक्रिय हो जाते हैं ब्रिटिश का अगेंस्ट में, ब्रिटिश का विरोध में खड़े होने लगते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा चैनल यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं स्क्रीन पर कुछ नाम लिखा हूँ, मैं चाहूंगा आप इसको नाम लिख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का नोट बनाने में, चाहे मेरे नोट को समझने में आपका सुविधा होगा। तो मैं थोड़ा साइड दे रहा हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट टेक ले लीजिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन में आप देखेंगे सुंदरनाथ बंदोपाध्याय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रास बिहारी बसु, रामेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी और कृष्ण कुमार मित्रा, ये जो थे, ये इनका बंगाल का ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी थे। बंगाल में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हमारे बंगाल वासियों को या राष्ट्रीयवासी जो राष्ट्र के लोग थे उनको स्वदेशी आंदोलन में जोड़ने में सफल भी हुए थे। और वो भी क्यों ना, इनका मंशा जो था सही था। इन हमारे जो नेता जो थे, क्रांतिकारी जो वीर थे हमारे, जो भी हो, इनका मंशा सही था। अब देखिए, उन दिनों में आपका, जैसे कि मैं कृष्ण कुमार मित्र को ऊपर बता चुका हूँ, उन्होंने संजीवनी पत्रिका में बंगाल का सर्वनाश बोल के छापे थे। उसी तरह से रामेंद्र
सुंदर त्रिवेदी, रामेंद्र, अब नाम सबको याद रखिएगा, साथ साथ में मैं कार्य भी बता दूंगा, तो आई थिंक हमको लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा समझने में। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जो थे, जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ उन दिन को शोक दिवस के रूप में पालन किया, शोक दिवस के रूप में पालन किया, और उन दिनों में रसोई को बंद रखा गया, मतलब रसोई खाना नहीं बनाया गया। अब इससे क्या हुआ, मैंने जैसे एक हड़ताल करने का तरीका था, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि उन दिनों में हड़ताल जो किया गया था, तो पहले एग्रेसिव हो गए लोग, भारतवासी नहीं किए थे हड़ताल। जैसे भी हम लोग कोई भी हड़ताल पहले फट करके उग्र रूप धारण नहीं करते हैं, तो पहले उन दिनों में क्या हुआ था, लगभग हमारे जो भारतवासी थे या बंगालवासी थे, सॉरी बंगालवासी बोलता है, बंगालवासी और भारत एक ही आप समझ लीजिए, ठीक है, मेरे मुख से कभी बंगालवासी निकल सकता है, कभी भारतवासी निकल सकता है, लेकिन बंगाल तो था ही भारत में, तो इसलिए आप दोनों को एक ही लेके चलिएगा, ठीक है। तो पहले हस्ताक्षर नीति अपना अप्लाई किया गया था। हस्ताक्षर नीति क्या था, उन दिनों बंगाल के लगभग 70,000, कितने, लगभग 70,000 लोगों ने एक पेपर पर हस्ताक्षर करके वहां के सचिव को, भारत का सचिव को दिया गया था। मैंने ये जताया गया था कि देखिए आपके जो नीतियां जो है, बंगाल का विभाजन जो आप किए हैं, इससे हम लोग सहमत नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश मानने वाले कहाँ थी, ठीक है, ब्रिटिश क्या करती थी, फूट डालो और राज करने पर विश्वास करती थी, तो ब्रिटिश नहीं मानी। अच्छा खैर, तो ये जो आप नेता, जो हमारा क्रांतिकारी जो नेता है, इनके नाम को आप देख रहे हैं, तो ये सब कहाँ अपना उद्देश्यों को फैला रहे थे, आपका बंगाल में, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका, इनका उद्देश्य जो है अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गया था, अब कहीं ना कहीं इससे हमारे भारत का अन्य राज्य भी जुड़ रहे थे। जैसे कि मान लीजिए बिहार जुड़ रहा था, ठीक है, बिहार में एक चंपारण बोल के एक जगह है, जहाँ के गांधी जी सर्वप्रथम ने किसानों के प्रति आंदोलन स्टार्ट किया था। अगर आपको परीक्षा पूछ दिया जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना आंदोलन कहाँ किया था, तो चंपारण होगा, बिहार के चंपारण के कृषक के फेवर में उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। तो ऑलरेडी जो कृषक जो वर्ग थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इस आंदोलन में उनको एक हवा मिली और उन्होंने एक अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ गए। तो स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा एक आंदोलन था जिस आंदोलन में खुलकर सर्वप्रथम महिला और छात्र, मजदूर, है ना, साहित्यकार, सभी लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब सब अपने अपने तरीके से अपना दायित्व का वहन कर रहे थे। जो उनको लगता था कि मेरा इस तरह से मैं अपना देश के लिए सहयोग कर सकता हूँ, देश को आजाद कराने में, तो सभी लोग अपना अपना सहयोग दे रहे थे, ठीक है। तो मजदूर वर्ग भी इसमें कम नहीं थे। आप देखेंगे कि साउथ में अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए, ये आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि ये साउथ पार्ट में भी चला गया था, मतलब भारत का दक्षिण भाग में भी चला गया था। तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए, सारवत्तम राव, नाम तो सबको याद रखिएगा, क्योंकि नाम याद रहेगा तो आपको कहानी पूरी तरह समझने में अच्छा रहेगा। सारवत्तम राव जो थे, वो की आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन से लोगों को जुड़ रहे थे। उसी तरह से हमारे तमिलनाडु में जो थे, चिदम्बरम है ना, पिल्ले, सॉरी राव में बोल दिया, चिदम्बरम पिल्ले जो थे, वो तमिलनाडु के जनता को स्वदेशी आंदोलन से जुड़ रहे थे। उसी तरह से लाला लाजपत राय को देखिए, लाला लाजपत राय जो थे आपका पंजाब में, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, तो पंजाब के लोगों को क्या कर रहे थे, इस असहयोग आंदोलन से लोगों को जुड़ रहे थे। दूसरी नंबर अजीत सिंह थे पंजाब से, वो भी अजीत सिंह जो पंजाब से थे, वो भी असहयोग आंदोलन में आम जनता को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप इस जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर चला जाए तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को इतना सपोर्ट मिल रहा था मजदूर वर्ग के जरिए कि एक समय की बात है कि एक बार बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। जब अंग्रेज अरेस्ट कर लेते हैं तो उस समय जो मजदूर वर्ग थे वो पूरी तरह से आंदोलन कर लेती है, ठीक है, आंदोलन करने लगती है। हालांकि अंग्रेज को बाद में छोड़ना पड़ता है, उसके ऊपर जो दबाव बढ़ने लगता है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि
आपको मैं बता देता हूँ। देखिए उन दिनों में एक क्रांतिकारी एक नेता थे जिनका नाम था अरविंदो घोष। ठीक है, मैं जो जो नाम लिया हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं इन सब का नाम दिया। हालांकि नाम तो और भी लिया जा सकता था मैं, लेकिन मैं जो जो दिया हूँ आपके एग्जाम के नजरिए से ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इन सबको नाम कर दिया हूँ। ठीक है, अरविंदो घोष जो थे, आप देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये आ सकता है, अरविंदो घोष क्या थे, पहले क्रांतिकारी थे। ठीक है, बाद में अंग्रेजों का दमन नीति एक पर एक लागू होते जा रहा था। लास्ट में क्या हो गए, ये धार्मिक स्वभाव का बन गए थे। ठीक है, ये धार्मिक स्वभाव का बनकर आपका लक्षद्वीप की तरफ बढ़ गए थे, मन वहाँ रहना आरंभ कर दिए थे, धर्म मतलब भक्ति मार्ग को अपना लिए थे। तो अरविंदो घोष ये बोले थे कि देखिए असहयोग कहने का मतलब सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, विदेशी अंग्रेजों का किसी भी कार्य में साथ नहीं देना है। ठीक है, अब क्या होने लगा, अब स्वदेशी आंदोलन में क्या होने लगा, अब जो ये स्टेटमेंट आया तो कहीं ना कहीं भाई इनका जो नाम में मैं दिया हूँ, इनका समाज में बहुत बड़ा दबदबा था इनका। ठीक है, उन दिनों में मैं जैसे कि नेता का एक दबदबा होता है अपने अंचल में कि जो बोल देते हैं जनता वही करती है, उस तरह से इन लोगों का भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा था। तो इनके कहने पर क्या होता है, आम जनता और भी एग्रेसिव हो जाती है। हाँ ये तो बात सही है। अब क्या होता है, देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगता है। यहाँ तक कि महिलाएं जो थी, जो हमारे बहन और माताएं जो थी, वो क्या करती हैं, विदेशी साड़ियाँ जो थी वो पहनने से इनकार कर दी। जो हमारे भाई लोग थे, छोटे छोटे भाई लोग थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी सामग्री से खेलना बंद कर दिए। ठीक है, जो हमारे मित्रगण थे उन दिनों में, वो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, वो स्कूल कॉलेज को बहिष्कार कर दिए, स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, स्कूल कॉलेज को बहिष्कार करने लगे। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पूरी तरह से तिलमिला गई थी। ठीक है, यहाँ तक कचहरी में जो कार्य करते थे, कचहरी में जो कार्य करते थे, मान ली रोजी रोटी करने के लिए, रोजी रोटी अपना चलाने के लिए कचहरी में नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब ये आंदोलन आया, ये लोग आह्वान किए कि आप लोग इस आंदोलन से जुड़िए, विदेशी चीजों को बहिष्कार कीजिए, तो लोग कचहरी का नौकरी से इस्तीफा देकर निकल रहे थे। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, जनता में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि अब ब्रिटिश पूरी तरह से तिलमिला गए। ब्रिटिश समझ गए कि अब हमारा अस्तित्व अब मैंने लड़खड़ा रहा है। एक तो 1857 से लड़खड़ा रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा लड़खड़ा रहा था, मैंने अब उनका पेड़ उखाड़ने का नौबत आ गया था। ठीक है, और ऐसे भी कहा भी जाता है विनाश काल तो विपरीत बुद्धि, मैंने अंग्रेजों का पूरी तरह से विनाश होने जा रहा था। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे आंदोलन है, तो उस पर मैं आपको बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, उन दिनों में आपका ये आंदोलन जो था जोर शोर पर चल रहा था। अच्छा, इस तरह से आप मैं दूसरे टॉपिक्स पे आता हूँ, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। देखिए महिलाओं का भी कम भूमिका नहीं था, जैसे कि मैं पहले आपको बताया हूँ, स्वदेशी आंदोलन में महिला है ना, छात्र, मजदूर, साहित्यकार, और साहित्यकार माने लेखक, कवि जो भी है सभी आ जाएंगे आपका, साहित्यकार या उद्योग कर्मी, सभी लोग क्या कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या रक्षाबंधन मनाए थे, मैंने एक भाईचारे का संदेश दिए थे। तो ठीक है, इससे क्या होता, एक हमारा राष्ट्रीय स्तर पर लोग क्या हो गए थे, इस सब आंदोलन से जुड़ गए थे। तो महिलाएं भी कम नहीं थी, महिलाएं भी अपने पहली बार महिलाएं जो थी, जो घर में बैठी रहती थी, और वो निकली नहीं, पुरुषों के साथ भी हमको क्या करना है, साथ देना है, और देश की आजाद कराने में अपनी भी भागीदारी उल्लेखित कराना है। ठीक है, मैंने अपने भी योगदान देना है। ठीक है, तो महिलाओं में देखिए आपका मैं कुछ नाम दिया हूँ, जैसे कि 1907 इसमें सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी ने, उन्होंने 1937 में, याद रखिएगा 1937 में सरला देवी चौधरानी ने, नाम क्या था, सरला देवी चौधरानी ने एक भारतीय नाम का एक पत्रिका निकाली। उसमें क्या लिखी, वो भारतीय नामक एक पत्रिका जो निकाली थी, उसमें ये बंगाल के युवाओं को एक आग्रह करती है, निवेदन करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए, इस आंदोलन से जुड़ जाइए। ठीक है, इस आंदोलन से जुड़ जाइए। किसने की, सरला देवी चौधरानी ने। और यहाँ ही तक नहीं, बल्कि ये क्या करते हैं, सामूहिक रूप से कुछ आपका उत्सव भी मनाती है, जैसे कि शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाती है, बंगाल में अष्टमी दिवस मनाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, महिलाएं भी क्या होती हैं, इनकी बातों से काफी प्रेरित होती थी, महिलाओं भी काफी प्रेरित होती थी सरला देवी चौधरानी के बातों से। और जो महिलाएं वहां जाती थी, उनको आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दिया जाता था, जैसे कुश्ती लड़ना,
लाठी चलाना सीखना, ठीक है, भाषण देना सीखना, ठीक है, तर्क करना, इस तरह का माने उनको देश से संबंधित बहुत तरह का ज्ञान भी मिल जाता था और आत्मरक्षा के लिए कुछ प्रशिक्षण भी उनको मिल जाता था। उसी दूसरी तरफ देखिए जो कि भगिनी निवेदिता, जो कि भगिनी निवेदिता थी, जो कि आयरलैंड में जन्मी हुई थी, ठीक है, एक्चुअली में भारत में नहीं जन्मी हुई थी, ये आयरलैंड में जन्मी थी। इनका वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है, आप नाम सबकी याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है। ये भी कम नहीं थी, ये देखिए विवेकानंद सोसाइटी, यंग मैन हिंदू सोसाइटी, अनुशील समिति, इस समितियों के साथ वो क्या की हुई थी, जुड़ी हुई थी। जुड़कर क्या कर रही थी, भारत को आज़ाद कराने में या अंग्रेजों का जो दमन नीति था इसको खुलेआम वो क्या करती थी, विरोध करती थी। कौन, इन दो महिलाओं का। तो परीक्षा में पूछ दिया आपको कि असहयोग आंदोलन से जुड़े दो महिलाओं का नाम लिखिए, तो मैं बोलूँगा आपको सरला देवी चौधरानी लिखिएगा और दूसरा नंबर आपका भगिनी निवेदिता लिखिएगा, ठीक है। तो इससे आपका नोट भी अच्छा बनेगा और साथ साथ में मार्क्स भी अच्छा प्राप्त होंगे, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा की क्या भूमिका। देखिए स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा भूमिका था। राष्ट्रीय शिक्षा में जैसे कि मैं बता दिया कि मैंने अपने देश की शिक्षा, उन दिनों में जैसे कि आप जानते हैं कि हमको लगा कि हमको अपनी भाषा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम अंग्रेज की भाषा पढ़ लेते हैं एलपी स्कूल से ही, मैंने प्राथमिक स्तर से ही, तो हम काफ़ी हैं, हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन हमको क्या पता कि अंग्रेज, देखिए हमको सिर्फ शरीर से अंग्रेज नहीं बनाना चाहते थे। जो अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में, वो सिर्फ शारीरिक रूप से हमको अंग्रेज नहीं बनाना चाहते, बल्कि मानसिक रूप से भी हमको अंग्रेज बनाना चाहते थे। क्या करते थे, जो प्राथमिक स्तर होता था, जो बच्चों का मातृभाषा सीखने का समय होता है, उस समय में क्या हमको मिलता था, अंग्रेजी मिलता था, मैंने हम अंग्रेजी पढ़ते थे। तो इस हिसाब से क्या हो रहा था, जो हमारा जो क्षेत्रीय भाषा हो या हमारा जो मातृभाषा हो, उससे हम वंचित हो जाते थे। हम कहीं ना कहीं हम अंग्रेज की भाषा बोलने लगते थे, मैंने अंग्रेजी बोलने लगते थे। तो उन दिनों में ऐसा हो गया कि जो हमारे जो घर में जो माता पिता जो थे, मैंने पढ़े लिखे नहीं थे, उन दिनों में इतना शिक्षा का प्रचलन भी नहीं था, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो समझ नहीं पाते थे मेरी बातों को, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरा बेटा क्या बात कर रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक देखिए आपसी प्रेम में भी थोड़ा कमी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे सामने 2 घंटा बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका बात समझा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मान लीजिए आप हमसे अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अंग्रेजी समझता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे मिलना नहीं चाहूँगा। वहीं अगर मेरी भाषा में बात करेंगे तो ऑटोमेटिक मैं अब क्या करूँगा, आपके बातों से सहमत भी होऊंगा और आपसे मिलना भी चाहूँगा, आपसे मित्रता भावना भी हमसे ज़्यादा जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा के बहुत बड़ा योगदान था। उसमें बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, अब्दुल रसूल, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, चारू दास से मिल गया है, हाँ, चारू दास बंदोपाध्याय, रास बिहारी बसु प्रमुख थे, ठीक है। तो उन दिनों में आप देखने जाएंगे, तो उन दिनों में देखिए स्वदेशी आंदोलन में लोगों से या हमारे जो उन दिनों में जो अभिभावक थे, गार्जियन थे, उन लोगों से आह्वान किया गया कि इन लोगों के जरिए कि आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों को विदेशी स्कूलों में ना देकर, मतलब अंग्रेजी स्कूलों में ना देकर हमारा राष्ट्रीय स्कूल में आप भर्ती कराइए, दाखिला कराइए। राष्ट्रीय स्कूल बोले तो मतलब ऐसे स्कूल जो कि हमारे भाषा में पढ़ाई कराया जा रहा हो, ठीक है। तो उन दिनों में देखिए आप जैसे देखने जाएंगे, तो उन दिनों में जैसे कि मान लीजिए एलपी जो ये स्कूल जो बना था, ठीक है, मैंने एलपी स्कूल बोले तो मैंने प्राथमिक जो स्कूल था, प्राथमिक स्कूल लगभग 62 प्राथमिक स्कूल बनाया गया था, और एम स्कूल 62 बनाया गया था, और आपका जो एलपी स्कूल जो था वो लगभग 3000 एलपी स्कूल बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें अपने भाषा में पढ़ाई की जाती थी, बांग्ला में हो, हिंदी में हो, ठीक है, जो भी भाषा हो, उर्दू में हो, इस तरह से पढ़ाई की जाती थी, मैं अपनी भाषा में। अब वहीं पर देखिए, इससे थोड़ा और आगे तरफ बढ़ के देखेंगे अगर, तो क्या हो रहा है, देखिए ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको मैं ऊपर तक और लेके जाता हूँ, अंचल तक लेके जाता हूँ। तो देखिए जैसे पटना में
पटना में एक यूनिवर्सिटी एक विद्यालय स्थापित किया गया था, उसका नाम रखा गया था बिहार विद्यापीठ। गुजरात में देखिए गुजरात विद्यापीठ, इस तरह से बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इस तरह से आपका स्कूलों की स्थापना की जा रही थी, स्कूलों की स्थापना की जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारे जो देश के जो बच्चे थे कहीं ना कहीं अपने भाषा में क्या कर रहे थे, अपने भाषा में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, और अपने भाषा में देश के विषय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश के विषय में जान रहे थे, और उनका जो ज्ञान सीमा जो थी दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इस तरह से आपको मैं दिखा दिया कि देखिए। अच्छा, मैं और एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैंने यहीं से थोड़ा 2 मिनट के लिए आपको ये बोलना चाहूँगा कि स्वदेशी आंदोलन महिलाओं का जो भूमिका थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल थी, जटिल मतलब सख्त थी। यहाँ तक कि देखिए उसमें लंदन में एक मैगजीन निकलता था, डेली टेलीग्राफ। ठीक है, इसका नाम था डेली टेलीग्राफ। इस टेलीग्राफ जो अखबार जो था, एक अखबार जो था, इस अखबार में ठीक है महिलाओं का जो वीरता है उस वीरता के बारे में उल्लेख किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो भारतीय महिलाएं जो है वो ब्रिटिश प्रशासन के लिए खतरा है। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया था कि वहाँ की महिलाएं जो है, मैंने हमारे देश की जो महिलाएं हैं किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा रही है। ठीक है, हालांकि मैं ये 2 नंबर टॉपिक था, लेकिन मैं अभी पढ़ाते मैं आपको भूल गया था, फटाक करके हमको दिमाग में आया तो मैं इसको बोल दिया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, परीक्षा में आपको पूछ देगा किस पत्रिकाओं में असहयोग आंदोलन के दौरान किस पत्रिकाओं में महिलाओं का साहस या वीरता का उल्लेख मिलता है। तो आपको इस तरह से परीक्षा में दे देगा, कोई मैगजीन दे देगा, युगांतर पत्रिका, संजीवनी पत्रिका, या डेली अखबार, इस तरह से दे देगा, तो आप वहां पर ऑप्शन को कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। इसलिए मेरे दिमाग में आया तो मैं इसको लिखना उचित समझा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा में जो देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा में जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि मैं आपको बताया कि आपका 62 एमए स्कूल की स्थापना की गई थी, और लगभग 3000 आपका क्या हुआ था, एलपी स्कूल का स्थापना हुआ था। ठीक है, 62 एमए और 3000 एलपी स्कूल की स्थापना किया गया था। इस हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा की क्या भूमिका थी। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये जो टॉपिक्स है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, मैं इसके बाद और एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा। ठीक है, कि देखिए ये असहयोग जो आंदोलन चल रहा था 1905 में, लेकिन कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन असफल भी हो गया। अब इसमें असफल के पीछे मैं कहानी बता देना चाहता हूँ। इसमें जो गुजरात अधिवेशन होता है, गुजरात के जो सूरत अधिवेशन में होता है, उस अधिवेशन में क्या होता है, आपसी जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उसमें फूट पड़ जाता है। फूट पड़ जाने का मतलब उन दिनों में जो हमारे राष्ट्र स्तर के जो नेता थे, ठीक है, उनमें फूट पड़ जाता है। फूट पड़ने का मतलब एक उदारवादी नीति की तरफ बढ़ जाते हैं और एक उग्र राष्ट्रवादी की नीति की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, तो जो उदारवादी नीति के थे वो थोड़ा नरम स्वभाव के में थे। ठीक है, मैंने किसी भी आंदोलन को क्या करना चाहते थे,